हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 23। आदित्य ने एक थप्पड़ मोना को मारा और कहा, जस्ट शट अप। जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे छू भी नहीं सकती हो तुम। अब तक मैं चुप था तो सिर्फ डैड के लिए। नाउ यू लिसन मोना। आज के बाद अगर तुमने अनामिका को चोट पहुंचाने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना तुम। आदित्य वहां से चला गया और मोना किसी घायल शेरनी की तरह उसे घूरती रही। आदित्य गुस्से में सीढ़ियां उतरते हुए आया तो सामने मोना की माँ मिल गई और कहा, अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए जूस लेकर आई थी और तुम जा रहे हो। नो थैंक्स आंटी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। कहते हुए आदित्य जाने लगा तो उन्होंने कहा, अच्छा बेटा सुनो, अगले महीने मेरी भतीजी की शादी है। उनकी तरफ से ये कार्ड आया है, आपकी मम्मी को देना है। फैमिली फंक्शन है सो बुलाया है उन्होंने राधा जी को। शादी? आदित्य ने कहा, हाँ बेटा, अभी कल ही सगाई हुई है। मोना भी गई थी वहाँ, बताया होगा उसने। सुबह ही आए हैं वापस। मोना की माँ ने कार्ड आदित्य को बढ़ाकर कहा। आदित्य कार्ड लेकर बाहर चला आया और सोचते हुए चलने लगा, इसका मतलब मोना सच कह रही थी। वो 2 दिन यहाँ थी भी नहीं तो फिर अनामिका के साथ ये सब कौन कर सकता है। उधर अनामिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वह घर वालों के साथ वहाँ से घर चली आई। उसकी तबीयत को देखते हुए राधा ने उसे अपने ही कमरे में रुकने की सलाह दी। राकेश कुछ दिन के लिए पास के गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गए। सारे घर वाले राधा के कमरे में ही मौजूद थे। राधा उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। कमरे में बैठकर सब अनामिका को आराम करने और वक्त पर दवाइयाँ लेने की सलाह दे रहे थे और अनामिका खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद दादू ने कहा, मैंने सुना था आदित्य दिल्ली से वापस आ गया है, पर वो है कहाँ? रुकिए दादू, मैं फ़ोन करता हूँ, कहकर आदित्य उठकर बालकनी की तरफ आया और आदित्य को फ़ोन लगाया। हेलो, कहाँ है तू? भाई बाहर हूँ, रुकिए हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। तो आकाश ने कहा, अरे सुन, सब घर आ गए हैं, तू घर आ जा। अनामिका ठीक है? आदित्य ने पूछा। घर आकर खुद ही देख लेना अपने अनामिका को, चल अब जल्दी आ, आकाश ने हंसते हुए कहा और फोन काट दिया। आकाश वापस सबके बीच आया और आदित्य के कुछ देर में आने की बात कह दी। राधा सबके लिए चाय ले आई, सब ने चाय पी। शुभ अनामिका को अपना ख्याल रखने का बोलकर चला गया। अपनी किचन में राधा की हेल्प करवाने लगी। 2 दिन से सब काम डिस्टर्ब था, इसलिए राकेश ऑफिस निकल गए। आकाश को उन्होंने घर रुकने को कहा क्योंकि वो रात भर हॉस्पिटल में था। आकाश नहाकर अपने कमरे में लेट गया तो उसे नींद आ गई। अनामिका दादू और दादी के पास बैठी थी, उसे परेशान न करके दादू ने उसे आराम करने को कहा और दादी माँ के साथ वहाँ से बाहर चले गए। अनामिका का सर भारी हो रहा था, इसलिए वह लेट गई और उसे नींद आ गई। आदित्य घर आया। आते ही हॉल में उसकी मुलाकात दादू से हुई। दादू ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आदित्य तू ऐसे अचानक चला आया, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है दादू, माँ कहाँ है? किचन में होगी, जा मिल ले। दादू ने कहा तो आदित्य किचन की ओर चला गया। किचन में अवनी और राधा दोनों काम कर रही थी। आदित्य अंदर आया तो राधा ने कहा, आदित्य जाकर नहा लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। ऊपर अपने कमरे में आया और नहाने चला गया। नहाने के बाद उसे अच्छा लग रहा था। आदित्य नीचे आया और आकर डाइनिंग के पास बैठ गया। राधा उसके लिए पूरी, सूखी आलू की सब्जी और कॉफ़ी ले आई। आदित्य ने राधा से कहा, अनामिका ने कुछ खाया? सुबह चाय पी थी। कहाँ है वो? आदित्य ने पूछा। मेरे कमरे में। आदित्य उठा और प्लेट उठाकर कहा, मैं वही खा लूँगा, उसे भी खिला दूँगा। आदित्य जाने लगा तो राधा ने कहा, आदित्य सुनो। आदित्य पलटा तो राधा ने उसकी प्लेट में 2 पूरी रखते हुए कहा, 2 से क्या होगा, पेट भर के खाओ। माँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं ना? मुझे अच्छा लगा तुम आए, ऐसे वक्त में अनामिका को तुम्हारी ज़रूरत है। आप जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, राधा ने कहा तो आदित्य उनके कमरे की ओर बढ़ गया। आदित्य कमरे में आया। अनामिका सो रही थी। आदित्य ने प्लेट बेड के पास टेबल पर रखा और खुद अनामिका को प्यार से देखने लगा। कितने दिनों बाद वो उसे ऐसे देख रहा था।
तभी अनामिका की आंख खुल गई। आदित्य को अपने पास देखकर वह उठने लगी तो आदित्य ने उसकी मदद की और पीछे तकिया लगा दिया जिससे अनामिका आराम से बैठ सके। अनामिका खामोशी से आदित्य को देखती रही और आदित्य अनामिका को। जब उसकी नजरें आदित्य को बेचैन करने लगी तो उसने अपनी नजरें झुकाकर धीरे से कहा, ठीक हो ना तुम? इतना सब हो रहा था तुम्हारे साथ, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? एटलीस्ट मुझे या अपनी को तो कह सकती थी ना तुम? आदित्य की आवाज में दर्द और परवाह साफ झलक रही थी। अनामिका ने कहा, हम आप सबको परेशान करना नहीं चाहते थे और तुम जो अकेले सब सहती रही उसका क्या? अनामिका, हम सब लोग यहाँ तुम्हारे लिए हैं। तुम इस घर में रह रही हो, इसका मतलब तुम हम सबकी जिम्मेदारी हो। अरे वाह, दिल्ली जाकर आप तो बड़ी अच्छी बातें करने लगे हैं। अनामिका ने बात बदलते हुए कहा। आदित्य ने अनामिका को घूरा और कहा, बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है ना तुम्हें? नाश्ता लेकर आया हूँ, तुमने कुछ खाया नहीं होगा। आपने खाया? अनामिका ने पूछा। नहीं, चलिए साथ में खाते हैं, कहते उसने वह हाथ उठाया जिसमें पट्टी बंधी थी। आदित्य ने देखा तो उसका हाथ वापस नीचे रखते हुए कहा, रुको मैं खिला देता हूँ। आदित्य ने एक निवाला तोड़कर अनामिका को खिला दिया और दूसरा खुद खा लिया। ऐसे करते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह अंदर ही अंदर शायद किसी उलझन में था। अनामिका बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। दिल्ली जाकर पहले से थोड़ा कमजोर हो गया था। आदित्य की आंखें बता रही थीं, रात रात भर जैसे सोया ना हो। आदित्य उसको देखने लगा तो अनामिका ने बच्चों की तरह कहा, मुस्कुराइए ना। आदित्य मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में नमी उतर आई। अनामिका ने देखा तो आदित्य ने चेहरा घुमा लिया। मुस्कुराने के लिए किसी को मेहनत करते पहली बार देख रहे हैं हम, अनामिका ने कहा। आदित्य ने आंखों के किनारे साफ किए और कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ। मोना ने जो कुछ भी किया सही नहीं था। मेरी वजह से वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, तो आप इसलिए परेशान हैं। आदित्य जी मानते हैं मोना थोड़ी बदतमीज है, गुस्सैल है, लेकिन वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी, अनामिका ने कहा तो आदित्य उसकी ओर देखने लगा। अनामिका थोड़ा सा आगे बढ़ी और आदित्य के गले लगकर कहने लगी, हम बहुत डर गए थे उस दिन, कोई नहीं था वहाँ हमारी मदद करने के लिए, आप भी नहीं थे। उस वक्त लगा हम बहुत अकेले हैं, अगर कुछ हो जाता तो हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाते, कमज़ोर नहीं है। लेकिन उस वक्त जब उस अनजान ने छुआ तो बहुत गंदा महसूस हुआ था। बोलते हुए अनामिका का गला भर आया। आदित्य उसका दर्द महसूस कर रहा था। उसने अनामिका के सर को सहलाते हुए कहा, वो जो भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा अनामिका, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनामिका आदित्य से दूर हुई, उसकी आंखों में आंसू देखकर आदित्य ने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। अनामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। आदित्य उठा और जाने लगा। जाते जाते रुका और पलटकर अनामिका से कहा, तुम ठीक हो ना अनामिका? हाँ, अनामिका ने कहा। तभी अवनी ने कमरे में आते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक है, पर आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक नहीं है, कब से बज रहा है? आदित्य ने अवनी के हाथ से फ़ोन लिया और बाहर चला गया। अवनी अनामिका के पास आई और कहा, सो कैसा लगा? क्या कैसा लगा? अनामिका ने अनजान बनते हुए पूछा। भाई को गले लगाकर कैसा लगा? तुमने सब देख लिया? हाँ, पर रोमांटिक था ना, तो ज़्यादा नहीं देखा, पाप लगेगा तुम्हें, चोरी छिपे किसी को देख रही, अनामिका ने कहा तो अवनी हंसने लगी और कहा, अच्छा अनामिका, तुमने कहा था ना कि मैं अपनी दोस्ती के बदले तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगी। हाँ मांगो, आदित्य भैया से शादी कर लो, अवनी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। तो अनामिका खामोशी से अवनी को देखने लगी। अवनी ने अनामिका को अपनी ओर देखता पाकर कहा, आदित्य भाई हम सबसे अलग हैं, उन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया, लेकिन तुम समझती हो अनामिका, तुम्हारे साथ होते हैं तो खुश रहते हैं, तुम उनकी ज़िंदगी में आओगी तो सब सही हो जाएगा उनकी लाइफ में। बोलो ना अनामिका, करोगी ना शादी? हाँ, अनामिका ने पलकें झुका दी। अवनी ने अपना हाथ अनामिका की ओर बढ़ाकर कहा, ऐसे नहीं मानूंगी, पहले हाथ रख के वादा करो। अनामिका ने अपना हाथ अवनी के हाथ में रखा और कहा,
हम वादा करते हैं हम जब भी शादी करेंगे तुम्हारे भाई से ही करेंगे। अपने मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई और कहा, थैंक यू अनामिका, मैं बहुत 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 खुश हूँ। आदित्य ने जैसे ही धमकी सुनी वह खामोश हो गया। दूसरी तरफ से फोन कट गया। आदित्य ने फोन रख दिया तो अनामिका ने कहा, क्या हुआ, कौन था फोन पर? वही जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। लेकिन वो हमसे चाहता क्या है? अनामिका ने परेशानी भरे भाव से पूछा। कुछ बड़ा, ये जो भी है अनामिका बहुत बारीकी से नजर रख रहा है तुम पर। आदित्य ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा। आदित्य को खोया हुआ देखकर अनामिका ने कहा, आदित्य जी आप क्या सोचने लगे? ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है अनामिका। एक बार नहीं बहुत बार सुनी है, पर याद नहीं आ रहा। तभी गेट के बाहर खड़े आकाश ने आवाज़ लगाकर दोनों को बुला लिया। दोनों बाहर आए तो आकाश ने उन्हें लेकर इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर ने अनामिका और आदित्य से कहा, तुम दोनों ठीक हो? जी सर। देखो आदित्य, मुझे नहीं लगता कॉलेज से कोई होगा जो अनामिका को टारगेट कर रहा है। मेरी टीम ने इस एरिया के सारे मोबाइल ट्रेस किए हैं और उनसे ऐसा कोई कॉल नहीं आया है जिससे गुनहगार पकड़ में आए। ना ही ऐसा कोई सस्पेक्ट देखने को मिला है जिससे अनामिका को खतरा हो। मुझे लगता है कि किसी ने अनामिका को सिर्फ परेशान करने के लिए वो सब किया है। आदित्य ने कहा, नहीं सर, ये मामला परेशान करने का नहीं है। कोई तो है जो अनामिका को अब भी टारगेट कर रहा है सर। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कुछ देर पहले ही कॉलेज के ऑफिस में अनामिका के लिए फ़ोन आया था। फ़ोन मैंने उठाया था और मुझे सामने से धमकी मिली। आप ही बताइए सर, अगर बात परेशान करने की होती तो वो सब नहीं कहता। ये शुरुआत है सर, और कहाँ जाकर ख़त्म होगी कोई नहीं जानता। वॉट? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हर आने वाली कॉल्स हमारे पास ट्रेस हो रही है, तो फिर हमें उसके बारे में क्यों पता नहीं है? इस काम को अंजाम देने वाला बहुत शातिरा है सर। उसने मोबाइल की जगह लैंडलाइन यूज किया है। आप कॉल ट्रेस भी कर लेते तो उसका पता नहीं लगा पाते, क्योंकि उसने कॉल प्राइवेट नंबर से किया है। आदित्य की बात सुनकर पुलिस के साथ साथ अनामिका और आकाश भी हैरान थे। आदित्य ने ये सब कब और कैसे पता लगा लिया? पुलिस ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डोंट वरी, वो कितना भी शातिर हो मेरी नज़रों से बच नहीं पाएगा। यू डोंट वरी सर, उसे तो मैं ढूंढ ही लूँगा। कहकर आदित्य ने अनामिका की ओर देखा और कहा, चलें। आदित्य, आकाश और अनामिका आकर गाड़ी पर बैठ गए। अनामिका पीछे थी। आदित्य और आकाश आगे वाली सीट पर बैठे थे। पुलिस वहां से चली गई। गाड़ी आदित्य चला रहा था। तीनों खामोश थे। फिर कुछ देर बाद आकाश ने कहा, आदित्य तू कॉलेज कब आया? पता था अनामिका को चोट लगी है, ऐसे में वो नहीं लिख पाएगी। उसका पेपर भी मैंने ही लिखा था। आदित्य ने बिना किसी भाव के कहा, दैट्स गुड। लेकिन कुछ देर पहले इंस्पेक्टर को जो तुमने कहा था वो सच था? हाँ, वो जो भी है ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता। उसे तो मैं किसी न किसी हाल में ढूंढ ही लूँगा। आदित्य ने कहते हुए गाड़ी के अंदर लगे शीशे में देखा, जिसमें परेशान अनामिका नजर आ रही थी। आदित्य ने गाड़ी बिल्कुल धीमे कर दी और अपनी साइड में रखी। पानी की बोतल उठाई और पीछे अनामिका की और बढ़ाकर कहा, लो पी लो। अनामिका ने थोड़ा पानी पिया और बोतल साइड में रखते हुए कहा, हमारी वजह से आप सब मुसीबत में हैं। ऐसा कुछ नहीं अनामिका, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आकाश ने प्यार से कहा तो अनामिका की आंखों में आंसू झिलमिला उठे और वह कहने लगी, नहीं आकाश जी, यह हमारी वजह से ही हो रहा है। वो जो भी है हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन हमारे साथ साथ वो आप सबको भी नुकसान पहुंचाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। आदित्य ने जेब से रुमाल निकाला और अनामिका की ओर बढ़ाकर कहा, आंसू पोंछो अपने। अनामिका ने रुमाल ले लिया तो आदित्य सामने देखते हुए कहने लगा, तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए तुम्हें किसी से डरने या खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो घर जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है, और उस घर में रहने वाले सभी लोग तुम्हारे अपने हैं। खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश भी मत करो, सामना करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। आकाश ने सुना तो आदित्य के कंधे पर हाथ रख दिया। अनामिका पीछे बैठी खामोशी से उसकी बातें सुनती रही।
अनामिका को खामोश देखकर आदित्य ने म्यूजिक चला दिया। म्यूजिक तो बहाना था। आदित्य अनामिका को हिम्मत देने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा था। गाना बजने लगा। गाना सुनते वक्त आदित्य शीशे में अनामिका को ही देख रहा था। जैसी अनामिका की नजर उससे मिली, अनामिका ने अपनी पलकें झपकाकर अनामिका को रिलैक्स रहने का इशारा किया। गाने से वह उसे समझाना चाहता था कि वह हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ है। अनामिका खिड़की के बाहर देखने लगी। उसने सर खिड़की के शीशे से लगा लिया। आदित्य आकाश के सामने अनामिका को ज्यादा कुछ कह नहीं सकता था। वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। गाना अपने धुन में बजता रहा। आदित्य अंदर ही अंदर बस उस आवाज के बारे में सोच रहा था। आकाश अनामिका का उदास चेहरा देखकर परेशान था और अनामिका वो अपने साथ घट रही घटनाओं को समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आदित्य ने गाड़ी रोकी तो आकाश ने कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? तो आदित्य ने कहा, आइसक्रीम खानी है। आदित्य पागल हो गया, इस ठंड में आइसक्रीम खानी है तुझे? जुकाम हो जाएगा। भाई बहाने मत बनाओ और गाड़ी से नीचे उतरो। कहते हुए आदित्य गाड़ी से नीचे उतर गया। आकाश ने पीछे बैठी अनामिका को देखा और कहा, इस लड़के का भी कुछ कह नहीं सकते, चलो उतरो अनामिका। अनामिका गाड़ी से बाहर आकर खड़ी हो गई तो आदित्य ने आकाश से कहा, भाई जाओ, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ। मैं लेकर आऊं? आकाश ने हैरानी से कहा, अब अनामिका तो जा नहीं सकती वहां तक, तो आपको ही जाना होगा ना। जाइए, और हाँ, मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर, आदित्य ने कहा। तो आकाश मन ही मन ठंड में उसे कोसता हुआ वहां से चला गया। आदित्य अनामिका के सामने आया। उसने देखा ठंड में अनामिका अपने हाथों को आपस में बांधे हुए है तो उसने अपना जैकेट उतारा और अनामिका को उड़ाते हुए कहा, ऐसे खामोश रहोगी तो माँ को शक हो जाएगा कि सब ठीक नहीं है। अनामिका आदित्य को देखने लगी तो आदित्य ने उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, देखो अनामिका, मैं जब तक यहाँ हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता और तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ लूंगा। अनामिका अब भी खामोश थी तो आदित्य ने कहा, ऐसे चुप मत रहो अनामिका, तो हम क्या कहें, हम भी जानते हैं और आप सब भी कि जो हो रहा है वो सब हमारी वजह से हो रहा है। ये जानते हुए भी हम आप सबको मुसीबत में कैसे डाल सकते हैं? ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं अनामिका। आज अगर तुम्हारा अपना परिवार होता तो क्या वो तुम्हें इस हाल में अकेले छोड़ देता? नहीं ना, तो फिर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आदित्य अनामिका को समझाता रहा। तब तक आकाश तीनों के लिए आइसक्रीम लेकर आ गया। उसने आदित्य अनामिका को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। अनामिका ने देखा इतनी ठंड में भी आदित्य आराम से खा रहा है। उसने धीरे से कहा, आप बहुत अजीब हैं। कैसे? आदित्य ने बिना अनामिका को देखे पूछा। इतनी ठंडी में आइसक्रीम कौन खाता है? मैं आदित्य का ध्यान अब भी आइसक्रीम पर ही था। उस वक्त वह बिल्कुल बच्चा लग रहा था। अनामिका एक पल को अपनी सारी परेशानियां भूलकर उसमें खो गई। आदित्य के गाल पर गलती से आइसक्रीम लग गई तो अनामिका ने इशारे से उसे बताया। आदित्य ने गाल अनामिका के आगे करके कहा, साफ कर दो ना प्लीज। अनामिका ने साफ कर दिया। तीनों वापस गाड़ी में आ बैठे। इस बार ड्राइवर सीट पर आकाश था। आदित्य बार बार पलटकर अनामिका को देख रहा था तो आकाश ने कहा, एक काम कर, पीछे ही बैठ जा। आकाश की बात सुनकर आदित्य झेप गया और उसके बाद चुपचाप आगे मुंह करके बैठ गया। पीछे बैठी अनामिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तीनों घर पहुंचे। आदित्य ने घर में बताने से आकाश को मना कर दिया था। रात के खाने के बाद राकेश और राधा किसी रिश्तेदार से मिलने हॉस्पिटल चले गए। दादा दादी अपने कमरे में थे। आकाश फोन पर नीता के साथ बिजी था और आदित्य अपनी ही सोच में डूबा था। राधा के कमरे में अवनी और अनामिका दोनों बहस कर रहे थे। अवनी अनामिका को हाथ की ड्रेसिंग करने और बैंडेज लगाने के लिए बोल रही थी, लेकिन अनामिका नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से दोनों यहाँ वहाँ भाग रही थी। किसी काम से जब आदित्य नीचे आया तो उसने अवनी की आवाज़ सुनी और कमरे में चला आया। उसने अवनी से कहा, ये सब क्या है? अवनी आदित्य के पास आई और कहा, देखो ना भाई, माँ ने जाने से पहले अनामिका के हाथ की ड्रेसिंग करने को कहा था, लेकिन ये सुन ही नहीं रही है। आदित्य ने अवनी से कहा, लाओ मुझे दो। अवनी ने सामान आदित्य को थमाया और खुद कमरे से बाहर निकल गई।
आदित्य अनामिका के पास आया और कहा, ड्रेसिंग क्यों नहीं कर रही हो? बहुत जलन होती है ना इसीलिए। आओ बैठो, मैं कर देता हूँ। हम ठीक हैं। अनामिका ने टालना चाहा तो आदित्य ने थोड़ा सख्ती से कहा, बैठो। अनामिका चुपचाप आकर बेड पर बैठ गई। आदित्य ने बैंडेज और पट्टी साइड में रखी और अनामिका का हाथ अपनी तरफ करके धीरे धीरे हाथ पर बंधी पट्टी उतारने लगा। दर्द तो हो रहा था, लेकिन आदित्य के सामने अनामिका खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आदित्य ने पट्टी हटाई और देखा घाव पहले से कुछ ठीक था। उसने कॉटन पर दवा लगाई और अनामिका के हाथ पर लगाई तो अनामिका की आह निकल गई। आदित्य ने देखा तो कहा, सॉरी, ज़्यादा नहीं जलेगा, कहकर उसने अनामिका के हाथ पर पट्टी बांध दी और कहा, और कहाँ लगी है? अनामिका बताने में झिझक रही थी तो आदित्य ने कहा, बताओ ना, मैं कर देता हूँ। बेचारी अनामिका कैसे बताती आदित्य को कि उसके कंधे पर बैंडेज लगी है। उसने कहा, हम कर लेंगे। क्या कर लोगी? हाथ में तो चोट लगी है। बताओ, मैं कर देता हूँ। हम कर लेंगे प्लीज़। आजकल तुम ना बहुत जिद्दी होती जा रही हो अनामिका, आदित्य ने अनामिका की आंखों में झांकते कहा। अनामिका शर्म से अंदर ही अंदर सिमटी जा रही थी। उसने पलकें झुका ली और कहा, कंधे से थोड़ा नीचे लगी है, वहां आप बैंडेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मना किया। आदित्य ने सुना तो अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ में पकड़ी क्रीम अनामिका को थमा दी और धीरे से कहा, सॉरी। अनामिका ने देखा आदित्य नजरें झुकाकर बैठा है तो उसने कहा, तो क्या सोचा आपने? किस बारे में? आदित्य की नजरें अभी भी झुकी हुई थीं। दिल्ली जाने के बारे में। तुम फिर से उस बारे में सोचने लगी? मैंने कहा ना अनामिका, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। एंड दैट्स फाइनल। आदित्य इतना कहकर वहां से चला गया। अनामिका को लगा उसने दिल्ली जाने की बात करके आदित्य को हर्ट किया। आदित्य अपने कमरे में चला आया। उधर दिल्ली में कैंपस वालों का सोमित जीजू को फोन आया। उन्होंने एग्जाम की डेट फिक्स कर दी। सोमित जीजू आदित्य को लेकर परेशान थे, लेकिन आदित्य कहीं और ही उलझा हुआ था। वह बार बार उस आवाज को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद ही उसका फोन बजा। फोन शुभ का था। हाँ शुभ, बोल, कहाँ है तू? घर में हूँ, बता। नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अनामिका कैसी है? वो भी ठीक है। उसका कुछ पता चला जो अनामिका को डरा रहा है? नहीं यार, पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पा रही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, आखिर कौन कर रहा होगा ये सब? तू बता रहा था ना अनामिका के पापा के बारे में उस दिन, हो सकता है वो कर रहे हों। नहीं यार, कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा। तो फिर कौन हो सकता है? पहले लगा मोना ये सब करवा रही है, पर मोना ने भी नहीं किया। तो तू यकीन के साथ कैसे कह सकता है? क्योंकि कल ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी है और वो आवाज़ मर्दाना थी। क्या तू जानता है तूने वो आवाज़ सुनी किसकी थी? नहीं जानता वो कौन था, पर उसकी आवाज़ मैंने सुनी है यार, कहीं ना कहीं। अच्छा कोई ना, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और तू दिल्ली वापस कब जा रहा है? मैं दिल्ली नहीं जा रहा यार, अनामिका को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। ये क्या बोल रहा है तू? तुझे जाना चाहिए भाई, तेरे करियर का सवाल है। मेरा फ्यूचर जो भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन इस वक्त अनामिका को इस हाल में मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। तो अनामिका के लिए अपना करियर दांव पर लगा रहा है। उसके लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ, जानता है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो कुछ बोलती नहीं है, पर उसकी आंखों में एक डर हमेशा दिखता है मुझे। ऐसे हालात में उसे छोड़कर गया तो मैं लवर कैसा? हाँ ओके, कल मिलते हैं फिर, गुड नाइट। आदित्य ने फोन काट दिया और अनामिका के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगली सुबह उठा और जब नीचे आया तो देखा घर में सब बिजी हैं। राधा ने आदित्य को देखा तो उसके पास आई और कहा, जल्दी जाकर नहा ले और तैयार होकर नीचे आ जा। तो आदित्य ने कहा, आज क्या है? भाई का शगुन लेकर जाना है नीता के घर। शादी में अब दिन ही कितने बच्चे हैं, मेरा जाना जरूरी है क्या माँ? हाँ बिल्कुल जरूरी है। शगुन के वक्त हमारे यहाँ देवर के हाथों भाभी को शगुन की चुनरी दी जाती है,
जिसे ओढ़कर ही शादी के बाद वह अपने ससुराल आती है। पीछे से आकाश ने आकर आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपको बड़ा पता है, देखा माँ शादी से पहले ही भाई कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदार हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, जल्दी ही तुम्हें भी ये सब जिम्मेदारियाँ उठानी हैं। अब जाओ और तैयार होकर नीचे आ जाओ, राधा ने कहा और वहाँ से चली गई। आदित्य तैयार होकर नीचे आया। तब तक रघु शगुन का सारा सामान गाड़ी में जमा चुका था। आदित्य ने देखा सब हैं, बस अनामिका नहीं है, तो वह उसके पास आया और कहा, तुम नहीं जा रही? नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब लोग चले जाइए। तो आदित्य ने कहा, डॉक्टर के पास चलते हैं। हम ठीक हैं, बस ऐसी हालत में उन सब के बीच हमें सहज नहीं लगेगा, इसलिए ना कह रहे हैं, समझिए आप। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? अकेले कहाँ है, रघु भैया है ना यहाँ, और हम अपने घर में हैं, तो घबराना कैसा? तो आदित्य ने कहा, अपना फ़ोन दो। अनामिका ने अपना फ़ोन आदित्य को दे दिया। तो आदित्य ने उसमें अपना नंबर सेव करते हुए कहा, इसमें मेरा नंबर है, जब भी ज़रूरत हो फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। मैं रुक जाता, लेकिन माँ ने कहा है जाना ज़रूरी है, पर मैं जल्दी आ जाऊँगा। आप इत्मीनान से जाइए, हम ठीक हैं। आदित्य सबके साथ नीता के घर जाने के लिए निकल गया। अनामिका कमरे में बैठकर कोई नोवेल पढ़ रही थी। रघु बाहर गार्डन में काम कर रहा था। रास्ते पर आदित्य बस अनामिका के बारे में सोच रहा था। सभी नीता के घर पहुंचे। नीता के घर कुछ मेहमान मौजूद थे। अभी रस्म शुरू होने में वक्त था। आदित्य ने शुभ को भी बुलाया था। शुभ जैसे ही आया, उसने देखा अनामिका कहीं नजर नहीं आ रही, तो उसने आदित्य से कहा, अनामिका कहाँ है? वो यहाँ आने के लिए थोड़ा अनकंफर्ट है, इसलिए नहीं आई।